राज्य में सियासी हलचल तेज, नई सरकार की ताजपोशी पर मंथन जारी, 7 जुलाई को शपथ ग्रहण। भाजपा ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के इस्तीफे पर झामुमो पर साधा निशाना, बताया बुजुर्ग नेता और आदिवासियों का अपमान। देश में सबसे अधिक माल ढुलाई और कमाई करने में धनबाद रेल मंडल ने फिर बनाया कीर्तिमान, माल ढुलाई में 5.82% की वृद्धि। और T20 क्रिकेट विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम स्वदेश लौटी, दिल्ली में हुआ शानदार स्वागत, खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 7 जुलाई को झामुमो नेता हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इससे पहले कल तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें अपना त्यागपत्र सौंप दिया। राज्यपाल ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने को कहा है। वहीं झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को विधायकों का समर्थन पत्र सौंपते हुए नई सरकार के गठन का दावा पेश किया। तो मिला, राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं, और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया। हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। राज्य में नेतृत्व परिवर्तन पर भाजपा ने झामुमो नेता हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि झामुमो ने इस प्रकरण में हड़बड़ी दिखाई है और एक बुजुर्ग नेता को अपमानित करने का काम किया है। तो बात थी हेमंत जी, 2 महीने के बाद चुनाव होते और फिर जीत करके आप मुख्यमंत्री बन सकते थे। इतने वयोवृद्ध नेता चंपाई सोरेन जी को जिस तरह से आपने सत्ता से बेदखल किया और उनको मजबूर किया अपमानित करके सत्ता छोड़ने के लिए, एक कहीं से भी यह झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने भी झामुमो पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने झामुमो के इस कदम को आदिवासियों का अपमान बताया। The Chief Minister, and unceremoniously he has removed Chief Minister Champai Soren from his post, and Hemant Soren is likely to take over as the next Chief Minister in the next couple of days, and we think it's an insult to the tribals of the state of Jharkhand. आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल संगठन मजबूती और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं। इस सिलसिले में भाजपा में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। चुनाव प्रदेश प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज भी रांची में बैठकों में हिस्सा लेंगे। चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद ये उनका दूसरा रांची दौरा होगा। पार्टी के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का भी 1-2 दिनों बाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। भाजपा और कुछ संगठनों के तत्वावधान में राज्य सरकार की कथित नाकामियों के खिलाफ जमशेदपुर के टेल्को खड़ंगझाड़ चौक से फूड प्लाजा मार्केट तक जुलूस निकाला गया तथा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह ने सरकार को सभी मोर्चों पर विफल करार दिया। और आने वाले समय में कांग्रेसियों को जवाब देना होगा। बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ बोलते नहीं, धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलते नहीं, लव जिहाद के खिलाफ बोलते नहीं, बालू माफियाओं के खिलाफ बोलते नहीं, गौ तस्करी के विरोध में बोलते नहीं, और उससे भी आगे बढ़कर ये लोग हिंदू हिंसक बना दिए। मुस्लिम करण तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये लोग काम करते हैं। और आज इसी के विरोध में कल साकी को चक्र में विरोध हुआ और आज अपने
विरोध करने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से यहाँ पर आए हैं। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें मंत्री बनने की बधाई दी। इस दौरान श्री चौधरी ने केंद्रीय मंत्री से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में स्टील उद्योग और भारी उद्योग को बढ़ावा देने का आग्रह किया ताकि क्षेत्र का विकास हो सके, पलायन रुके और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इस मौके पर केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। महान चिंतक स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर आज देश भर में विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वामी विवेकानंद को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को शक्ति देती हैं। उनका गहन ज्ञान और ज्ञान की निरंतर खोज भी बहुत प्रेरक है। श्री मोदी ने समृद्ध और प्रगतिशील समाज के स्वामी विवेकानंद के सपने को पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण और श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। अब नवनिर्वाचित सांसद शपथ ग्रहण के बाद सदन में नारेबाजी नहीं कर सकेंगे। इस सिलसिले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नियमों में संशोधन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 17वां संस्करण के नियम 389 के अनुसरण में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार कोई भी सदस्य जैसा भी मामला हो, भारत के संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी शब्द या अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं करेगा या कोई टिप्पणी भी नहीं करेगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में उन्होंने त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण की दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आपका परिवार में किसी का नाम छूट गया मतलब अविलंब आवेदन दे दें। आपका फोटो में कुछ गलती है, रोल में कुछ गलती है, परिवार में किसी का नाम डिलीशन करना है, उसका भी आवेदन अविलंब आप पीएलओ से दे दें, नहीं मतलब वोटर हेल्पलाइन। आज सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का AERO से बैठक की गई थी। बैठक करके वर्तमान चल रही है सेशन रिस्पोंसिशन कार्यक्रम का, उसमें संबंध में आपका फॉर्म मोबिलाइजेशन के संबंध में बैठक की। अग्निवीर की परिजनों को पारिश्रमिक के आरोपों पर सेना ने स्पष्टीकरण जारी किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोप के जवाब में बताया गया कि अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को पारिश्रमिक भुगतान किया जा चुका है। उन खबरों को गलत करार दिया है जिनमें कहा गया है कि अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया। सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों से पता चला है कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया। इस बात पर जोर दिया जाता है कि भारतीय सेना अग्निवीर अजय कुमार द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। कुल देय राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98.39 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू लगभग 67 लाख रुपए के अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस सत्यापन के तुरंत बाद अंतिम खाता निपटान पर भुगतान किए जाएंगे। कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपए होगी और इस बात पर भी फिर से जोर दिया जाता है कि शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को देय पारिश्रमिक का भुगतान शीघ्र किया जाता है, जिसमें अग्निवीर भी शामिल है। नीट यूजी परीक्षा मामले में 7 आरोपियों को आज पटना में सीबीआई द्वारा विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। सीबीआई ने अनुसंधान के सिलसिले में इन आरोपियों से पूछताछ पूरी कर ली है। इधर सीबीआई ने इस मामले में धनबाद से मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है।
सह साजिशकर्ता अमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पहले सीबीआई ने पेपर लीक में कथित रूप से शामिल झारखंड के मॉड्यूल के बारे में खुफिया जानकारी जुटाई, फिर अमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि सीबीआई ने बीते 29 जून को झारखंड के हजारीबाग से एक हिंदी मीडिया संगठन के मार्केटिंग प्रोफेशनल जमालुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी से एक दिन पहले एजेंसी ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को एनटीए ने नीट यूजी 2024 परीक्षा के लिए सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था, लेकिन वहीं इससे देश भर में विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक दलों ने एनटीए को भंग करने की भी मांग की। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने आने वाली तारीख में अब इस पे सुनवाई होगी। लातेहार पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। लातेहार जिले में हम लोग एक अभियान के मोड पे फिर से चेकिंग करेंगे और जो भी ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ हम लोग सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करेंगे। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करूंगा कि आप लोग फिर से एक बार मेरा साथ दें और ये आम लोगों की जिंदगी के लिए है। मैं फिर से बताऊं कि जितने लोगों की मृत्यु सड़क सुरक्षा में होती है किसी भी और अन्य अपराध में नहीं होता है, तो ये हम लोग की एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। लोगों का अवेयरनेस उनमें बढ़ना चाहिए, लोगों का अवेयर होना पड़ेगा और आप सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट पहने, ड्रंक ड्राइविंग न करें। इसके लिए हम लोग कल से एक अभियान चलाएंगे। न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी कल झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उन्हें शपथ दिलाएंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से चर्चा उपरांत उनकी नियुक्ति के संबंध में सहमति जताई है। न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी फिलहाल ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में किया गया है और इस बीच राज्य के मनोनीत नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी आज रांची पहुंचेंगे। संथाल स्टूडेंट यूनियन ने सभी स्कूलों में संथाली ओलचिकी की पढ़ाई शुरू करने की मांग की है। जमशेदपुर में मांग के समर्थन में धरना दे रही यूनियन की सलमा हांसदा और सरस्वती मुर्मू ने इस मामले में सरकार की नीति की आलोचना की है। हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला में जो अभी घंटी आधारित शिक्षक बहाली नियमावली आया उसमें हम लोग देख रहे हैं कि घंटी आधारित पे शिक्षक का बहाली किया जा रहा है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के लिए। उसका हम लोग यहाँ पे जोरदार विरोध करते हैं और हम लोग का मांग है कि अविलंब सरकार ये अपना नियमावली को बदले और स्थायी रूप से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करे। धनबाद रेल मंडल एक बार फिर रिकॉर्ड माल ढुलाई कर देश में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला रेल मंडल बन गया है। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में रेल मंडल ने रिकॉर्ड 48.71 मिलियन टन माल ढुलाई की है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.82% अधिक है। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के समान अवधि की तुलना में आय 4.86% अधिक हुई है। इस रिकॉर्ड के साथ धनबाद रेल मंडल लदान और आय में पूरे भारतीय रेल में पहले स्थान पर रहा। भारत के नंबर 1 में फ्रेट लोडिंग डिवीजन है और कोल लोडिंग में हम लोग इंडिया में नंबर 1 स्थान रखते हैं, जो कि पिछले जब से करीब 3 साल हो गए, 3 साल से हम लोग नंबर 1 में लगातार बने हुए हैं। तो एक ही अचीवमेंट आप लोग से शेयर करना था। साथ ही साथ अर्निंग के फ्रंट में भी हम जो इस पीरियड में रहा है, अर्निंग में हम लोग का जो फ्रेट का जो टोटल अर्निंग रहा है वो करीब 2197 करोड़ रहा है, करीब 2200 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि से करीब 10% ज्यादा है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
जामताड़ा में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने नियमित वाहन जांच अभियान चलाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला अनुकंपा समिति की बैठक हुई। इस दौरान 14 अभ्यर्थियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। इसमें तृतीय वर्ग में 9 तथा चतुर्थ वर्ग के 5 कर्मचारी शामिल हैं। पूर्वी सिंहभूम में निजी विद्यालयों में 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए लॉटरी का आयोजन हुआ। इस दौरान कुल 143 बच्चों के नामांकन सूची के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण की गई। विद्यालयों को 10 दिनों में नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। सरायकेला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त ने पंजीकृत राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान मतदान केंद्र संख्या 146 से लेकर 149 के मतदाताओं को मतदान केंद्र संख्या 148 में शिफ्ट करने तथा मतदान केंद्र संख्या 147, 148, 149 तथा 150 को नए भवन में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता निबंधन कैंप का आयोजन आरटीसी महाविद्यालय रांची और साईनाथ यूनिवर्सिटी रांची में किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को प्रपत्र 6 तथा प्रपत्र 8 के बारे में जानकारी दी गई। चतरा में तकनीकी युग में भारतीय शिक्षा प्रणाली के भविष्य की खोज विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। इस सेमिनार को ग्लोबल टीचर्स प्राइज से सम्मानित महाराष्ट्र के शिक्षक रणजीत डिसले ने संबोधित किया। उन्होंने जिले के शिक्षकों के साथ संवाद भी किया। इस मौके पर उपायुक्त और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। गुमला उपायुक्त की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन के संबंध में समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान कक्षा 6 से 9 तक के नामांकन के लिए कुल 1091 रिक्त सीटों के विरुद्ध 1067 बच्चों के नामांकन का अनुमोदन किया गया। साहिबगंज में उपायुक्त की मौजूदगी में मतदान केंद्रों के रैशनलाइजेशन, स्थल परिवर्तन और नाम परिवर्तन से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। साहिबगंज उपायुक्त ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रबंधकीय समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता जैसी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें ससमय पूरा करने के निर्देश दिए। कोडरमा उपायुक्त की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्णता अभियान के आयोजन को लेकर बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को संपूर्णता अभियान के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोडरमा उपायुक्त ने जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने आयुष कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, परिवार नियोजन और अन्य स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों और डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बोकारो की उपायुक्त ने विभिन्न स्थानीय मुद्दों को लेकर बीएसएल प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। देवघर जिले में 8 जुलाई से 20 जुलाई तक सभी अंचलों में भूमि और प्रमाण पत्रों से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि कैंप के माध्यम से लगान रसीद, म्यूटेशन, रेंट रसीद और विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों का निराकरण किया जाएगा। देवघर उपायुक्त ने जिले में राजस्व से संबंधित भू हस्तांतरण, भू अर्जन और राजस्व संग्रहण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं के तहत भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामलों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों और अंचल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जामताड़ा में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही एनजीटी के आदेश का अनुपालन प्रभावी तरीके से कराने की हिदायत दी। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने जिला स्तरीय सुब्रोतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में सभी 11 प्रखंडों के 17 वर्ष से कम आयु की विजेता टीमों ने भाग लिया। प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता कल आयोजित होगी। T20 क्रिकेट विश्व विजेता भारतीय टीम आज स्वदेश लौट आई। दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रशंसकों ने टीम का जोरदार स्वागत किया। टीम इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने उनके आवास पर भी गई। मुंबई में भी आज विजेता टीम का भव्य स्वागत होगा। साथ ही विक्ट्री परेड भी आयोजित होगी। के साथ दिखाई दे रहा है। भारत ने रोमांच से भरे फाइनल मैच में 29 जून को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से मात देकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था।
तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और ये वो वीडियो है जो साझा किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हर एक खिलाड़ी ने किस तरह से ये वर्ल्ड कप लिया और उसकी तस्वीरें भी हमने देखी है। और उसके बाद सबसे पहले जो स्वागत हुआ वो आईजीआई एयरपोर्ट पर हुआ। रात से ही तमाम लोग जो फैंस हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर इनका स्वागत किया गया। और उसके बाद जब आईटीसी मौर्या जाने की जिस होटल में ये लोग यहाँ पर रुके हैं खिलाड़ी, वहां पर की तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की और ये तस्वीरें भी आप देखिए। ये आईटीसी मौर्या के होटल जो है उसके अंदर की है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचे और यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं और एक वर्ल्ड कप के केक भी यहाँ पर रखा गया है जिसको थोड़ी देर में यहाँ पर कट किया जाएगा, जो काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी तस्वीरें अभी हम आपके साथ साझा कर रहे थे। और ये काफी महत्वपूर्ण क्षण इसलिए भी है कि तमाम स्ट्रैटेजी, तमाम फैक्टर्स अब की बार के इस पूरे वर्ल्ड कप में देखने को मिले हैं। जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ अगर हम राहुल द्रविड़ की बात करें तो उनका अब की बार का जो उन्होंने कोच की भूमिका निभाई है वो काफी महत्वपूर्ण साबित हुई है, क्योंकि अब की बार भारत ने क्लीन स्वीप किया है। तमाम तस्वीरें लगातार आ रही हैं, जो फैंस हैं वो बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं और उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें हमने आपके साथ शेयर भी की हैं। और ऐसे में जो फैंस हैं वो आधी रात से यहां पर पहुंचे हुए थे और सिर्फ ये दिल्ली के फैंस नहीं हैं बल्कि और भी जगह से, जो तमाम क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जो यहां पर फैंस हैं वो यहां पर पहुंचे। और आधी रात से ही उन फैंस में जो उत्साह था वो बहुत ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि वो अपनी खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए वो यहां पर पहुंचे हुए थे और पूरे टीम इंडिया का भव्य तरीके से यहां पर स्वागत किया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तमाम रिएक्शंस भी इस पे लगातार आ रहे हैं, क्योंकि आज पूरा देश इसको सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात मौसम की। राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि आज राज्य के उत्तर पूर्वी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश के आसार हैं, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है। अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। और अब बात कारोबार जगत की। आज एआई शिखर सम्मेलन 2024 का दूसरा दिन है। नई दिल्ली में चल रहे इस शिखर सम्मेलन में आज एआई शिक्षा, वैश्विक दक्षिण को सशक्त बनाना, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, डेटा पारिस्थितिकी तंत्र और टिकाऊ कृषि पर अलग अलग सत्रों का होगा आयोजन। सेबी ने शेयर बाजार में गड़बड़ी करने वाले स्टॉक्स ब्रोकर्स पर नकेल कस दी है। पहली बार सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सेबी ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि बाजार का बेजा इस्तेमाल और धोखाधड़ी का पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए ब्रोकरेज फर्म के साथ साथ उसके वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार होंगे। शेयर ब्रोकर को किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगने के 48 घंटे के भीतर बाजारों को जानकारी देनी होगी। साथ ही उन्हें संदिग्ध गतिविधि, धोखाधड़ी और बाजार दुरुपयोग के मामलों पर एक विश्लेषण और कार्रवाई रिपोर्ट देनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीईओ के साथ बैठक की। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय ऋणदाताओं को डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए अपने शासन मानकों को मजबूत करना चाहिए और मजबूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण सुनिश्चित करनी चाहिए। भारतीय खाद्य निगम ने चालू रबी विपणन सीजन 2024-25 के दौरान 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सफलतापूर्वक खरीद की। गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर अच्छी खबर है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में गरीबी कम हुई है। दरअसल आपको बता दें कि नए सर्वे के अनुसार अगर बात की जाए, जो कि शोध पत्र है, इसके अनुसार 2011 और 12 से लेकर अब तक गरीबी 21% से घटकर 8.5% रह गई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। इस शोध पत्र में जानकारी दी गई है कि वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में कमी आई है, लेकिन ऐसे लोगों का अनुपात ज्यादा है जो जीवन में किसी त्रासदी के कारण वापस गरीबी में जा सकते हैं। इकोनॉमिक थिंक टैंक एनसीएआर ने गरीबी के आंकड़ों को लेकर यह अनुमान लगाया है। इस सर्वे में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है और ये अगर बात की जाए तो 2011-12 में 24.8% से घटकर अब 8.6 रह गई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में गरीबी 13.4% से घटकर 8.4% रह गई है। तो पिछले 12 सालों में करीब
12% से अधिक की जो गिरावट है वो गरीबी में दर्ज की गई है। एनसीईआर के एक शोध पत्र के जरिए जो जानकारी निकलकर सामने आई है। आज के दिन के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। 4 जुलाई वर्ष 1902 में स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका प्रसिद्ध नारा था उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रकांड विद्वान स्वामी विवेकानंद के इन विचारों ने न जाने कितने लोगों के जीवन को शक्ति और आत्मविश्वास से भर दिया। जब उन्होंने अमेरिका में आयोजित हुए धर्म संसद में अपने हिंदी भाषण की शुरुआत की तो हर दिल को जीत लिया था। उनके भाषण के बाद 2 मिनट तक आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो तालियों से गूंज उठा। वह भाषण आज भी याद किया जाता है। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और विचारों ने न सिर्फ भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी प्रेरित किया था। भगिनी निवेदिता उनमें से एक नाम है। ये पंक्तियां उनके चरित्र का सटीक वर्णन करती हैं। 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर थी अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। सेहत की बात में जानते हैं एनीमिया के लक्षण और उसके बचाव के तरीकों के बारे में। अनीमिया यानी शरीर में रक्त की कमी हो जाना, ये बेहद आम समस्या है। अनीमिया से प्रभावित व्यक्ति में थकान महसूस होना, त्वचा का पीला होना, हाथ पैर ठंडे होना और कमजोरी जैसे लक्षण महसूस होते हैं। आयरन की कमी अनीमिया का एक बड़ा कारण है। शरीर में हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है। अनीमिया से ग्रस्त व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम रहता है। शरीर में आयरन की कमी के कारण कई गंभीर बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, जिनसे बचाव के लिए सावधानी जरूरी है। भारत में हर आयु की अधिकतर महिलाएं अनीमिया से ग्रस्त हैं। गर्भवती महिला में खून की कमी गर्भस्थ शिशु के लिए भी खतरा बन सकती है। अनीमिया की समस्या हो तो उसका कारण जानकर उसे दूर करना आवश्यक है। आहार में आयरन की पर्याप्त मात्रा लें, पोषण का ध्यान रखें जिससे अनीमिया की समस्या से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में सियासी हलचल तेज, नई सरकार की ताजपोशी पर मंथन जारी। 7 जुलाई को शपथ ग्रहण। भाजपा ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के इस्तीफे पर झामुमो पर साधा निशाना, बताया बुजुर्ग नेता और आदिवासियों का अपमान। देश में सबसे अधिक माल ढुलाई और कमाई करने में धनबाद रेल मंडल ने फिर बनाया कीर्तिमान। माल ढुलाई में 5.82% की वृद्धि। और T20 क्रिकेट विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम स्वदेश लौटी। दिल्ली में हुआ शानदार स्वागत। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात।